Very good morning to all of you. I'll be dealing with your subject that is strategic management. ठीक है, strategic management जो आपका subject है, it comprises of 50 marks in your curriculum. Strategic management, which would comprise of 50 marks. The subject is divided or bifurcated into 8 chapters. ठीक है, हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर अप करेंगे. मार्क्स का बाइफर्केशन अगर हम बात करें तो हर चैप्टर से अराउंड 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो मैम 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा? नहीं नहीं, किसी चैप्टर से रिलेटिवली एज कंपेयर्ड टू अदर चैप्टर्स हो सकता है 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे. तो वेटेज हर चैप्टर का अलग अलग है. ठीक है, आज हम स्टार्टअप करेंगे. द चैप्टर इज Introduction to Strategic Management. The chapter name is Introduction to Strategic Management. Now, इस चैप्टर से मैम कितने मार्क्स के क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर एग्जाम? एग्जाम में अराउंड 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन, अराउंड 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन वी एक्सपेक्ट? यू कैन एक्सपेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन एज इन टर्म्स ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट. मतलब कुछ तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आंसर देना है वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. साथ ही साथ उसका रीजनिंग भी देना पड़ेगा आपको, व्हाई द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम करेक्ट और इनकरेक्ट छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेटिवली 2 से 3 नंबर का. मैम दैट इज द मैक्सिमम कवरेज? या विथ रिगार्ड टू दिस चैप्टर दिस इज द मैक्सिमम कवरेज. टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग? फर्स्टली बिजनेस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे. सेकेंडली कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. Thirdly, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे. कंसेप्ट ऑफ टुगेदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड ऑफ कोर्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में. नेक्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लेवल्स ऑफ या हायरार्की इन मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में. फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्या स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट बोथ प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस पॉलिसी, मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, टुगेदर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, लेवल्स और हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड वेदर इन केस ऑफ प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो मतलब इन सारे एरियाज को कवर अप करेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा. शुरुआत करते हैं बिजनेस पॉलिसी से. नाउ मेरे को बताइएगा बिजनेस का मतलब क्या होता है? बचपन से सुना हुआ है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस. नॉर्मल जो सुना हुआ है +2 लेवल में और जो जानकारी है. नाउ बिजनेस पॉलिसी केवल स्टेट ऑफ बीइंग बिजी ही नहीं कहलाता या बिजनेस स्टेट ऑफ बीइंग बिजी ही नहीं कहलाता है. इट हैज अ वाइडर एम्फेसिस. ना केवल एग्जीक्यूटिव को बल्कि प्रोफेशनल्स, a chartered accountant or a company secretary, any other professional is also required to have a detailed knowledge of its business. बिजनेस पॉलिसी का इंट्रोडक्शन कहां से हुआ था पता है? कई बिजनेस स्कूल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस ने बिजनेस पॉलिसी को एक करिकुलम सेट किया था या एक करिकुलम इंट्रोड्यूस किया था
कि इस सब्जेक्ट के बारे में या इससे रिलेटेड जानकारी तो होनी आवश्यक है ही है। आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, प्लानिंग की आवश्यकता होती है। हम ना केवल बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, रोजमर्रा की ही जिंदगी में हर स्तर पे, हर फील्ड में प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अगर हम बिजनेस की बात करें, उसकी शुरुआत या उसकी नींव डे टू डे रेगुलर प्लानिंग से होगी। कई बजट्स बनाए जाते हैं, आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बजट्स के बारे में। नेम सम ऑफ द बजट्स जो कि आपने पढ़ा है या जो बनाते हो आप। कैश बजट, सेल्स बजट, ओवरहेड बजट। किस लिए बनाया जाता है? अनुमान लगाने के लिए कि कितना एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में वेरिएशन है, क्या वो सिचुएशन अपने लिए फेवरेबल है, क्या वो अनफेवरेबल है। ठीक है, पुराने समय में या पहले एक कंसेप्ट होता था लॉन्ग रेंज या लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, ताकि आने वाले कल में क्या होगा उसके लिए हम अभी से तैयार रहें। बिजनेस कर रहे हो, 1 या 2 दिन के लिए तो नहीं करोगे, साल दर साल के लिए ये उम्मीद है कि करोगे, तो उसके हिसाब से तकनीक या उसके हिसाब से प्लानिंग इज वेरी मच एसेंशियल। द कंसेप्ट ऑफ long range planning has been replaced by strategic planning। मतलब अब लॉन्ग रेंज प्लानिंग के जगह स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके बिजनेस का। लिखिएगा, बिजनेस पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड by the business school and management institution, by the business school and management institutions as a part of curriculum. As a part of curriculum, not only executives but also professionals are required to have a detailed knowledge of business policy for the growth and expansion of the business. Regular and day-to-day planning. Regular and day-to-day planning for the working in the forms of preparation of budgets, is very much essential. In the form of preparation of budgets is very much essential. The term long range planning has been replaced by strategic planning. ठीक है, बिजनेस पॉलिसी के बारे में एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। बिजनेस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? हर स्तर पे, हर फील्ड पे चाहिए होती है, ना केवल एग्जीक्यूटिव को बट इवन प्रोफेशनल को। बिजनेस पॉलिसी का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ था? बिजनेस स्कूल्स, और कहने का बात है कि इंस्टीट्यूशन या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी इसे एक पार्ट ऑफ करिकुलम इंट्रोड्यूस किया था ताकि जानकारी हो
बिजनेस पॉलिसी के लिए या उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आवश्यकता है प्लानिंग की और बजट्स प्रिपरेशन करने की। बजट से एक आप अनुमान लगा सकते हो कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में कितना वेरिएंस है, ठीक है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग की जगह किसने ली है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ले ली है, ठीक है। नेक्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट concept of management. Concept of management. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग मैन टैक्टफुली, यही जाना है। मैनेजमेंट का मतलब मैनेजिंग मैन टैक्टफुली। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का एक अलग ही रूप है। मैम इसमें क्या मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज या मैनेजिंग ऑफ वेरियस चीजों को नहीं कहा जा सकता है? कहा जा सकता है, बट उससे भी और ज्यादा एस्पेक्ट है मैनेजमेंट में। हम अगर बात करें मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के यूनिट्स मिलकर के काम करते हैं, उन पे नियंत्रण रखना, उन पे कंट्रोल रखना इज वेरी मच एसेंशियल। चाहे वो मैन पावर के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो मनी के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो मटेरियल के रूप में क्यों ना हो, या वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ही क्यों ना हो, यानी कि उन चीजों को बांध करके उनके ऊपर काम करना इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम मतलब टू द बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ताकि कोई भी आइडियल कैपेसिटी ना रहे। आइडियल कैपेसिटी इन टर्म्स मतलब कि कोई स्कोप नहीं है कि कुछ और यूटिलाइजेशन उन रिसोर्सेज का किया जा सकता था। आपने सुना होगा मैनेजमेंट में कुछ टर्म्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनके बारे में कुछ आइडिया है आपको? बता दें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ प्लान करना, तकनीक बनाना, कैसे कैसे शुरुआत होगी या कैसे कैसे आगे बढ़ा जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब हाउ टू ऑर्गेनाइज द टास्क। साथ ही साथ मेरे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, उनको स्तर से या उन्हें किस क्रम से हमें इस्तेमाल करना है। स्टाफिंग, काम करवाना लोगों से, ड्यूटी डेलीगेट करना, असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना उनको। डायरेक्टिंग, निर्देश देना असाइनमेंट के बाद कि कैसे कैसे उसे किया जा रहा है, उस पे एक नियंत्रण रखना। एंड आई ओवर द सेम द वर्क विच यू हैव डेलीगेटेड टू द स्टाफ। कंट्रोलिंग, फाइनली उन सारी चीजों पे एक कंट्रोल रखना एज अ लीडर, ताकि आप उसे व्यू कर रहे हो कि सारी चीजें उसी हिसाब से हो रही हैं कि नहीं, जैसे आपने उसका अनुमान लगाया था। ठीक है, एक बार फिर से हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट एक बड़े स्तर पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट में कई एरियाज, कई स्फीयर्स को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, चाहे वो मैन पावर ही क्यों ना हो, मटेरियल ही क्यों ना हो, मशीनरी ही क्यों ना हो, या फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ही क्यों ना हो। उन सबको आपको एक साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या मैंने बोला मैनेजमेंट का, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब सो दैट देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी, इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स आर वेरी मच एसेंशियल विच आर टू बी टेकन केयर ऑफ। लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट हैज
an influential role, management has an influential role for the overall working Roman 1, it takes into account, Roman 1, it takes into account utilization and optimum use of the resources so that there is no ideal capacity, Roman 2, point number 2, collaborating manpower, machinery, money and technology. And maintaining a balance of the same. Roman 3, it is also considered as a set of interrelated activities, keeping in mind the planning process, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है? Now, thirdly we will be discussing about concept of strategy. यहां से क्वेश्चंस आएंगे। मैम ये जो पढ़ा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं ऐसा बोला नहीं है कि हम नहीं आएंगे, यहाँ से हो सकता है आ भी जाए, तो पढ़ाना तो सब चीज़ें कुछ छोड़ नहीं सकते। रेगुलरली या रिपीटेडली अगर आप देखोगे आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैम किस तरह के क्वेश्चन? हाँ, आप ध्यान ज़्यादा आएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। अभी तक नहीं क्वेश्चन बोली नहीं थी तो नहीं, ऐसी ठीक है, बिजनेस पॉलिसी है, नहीं, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्ट्रैटेजी, मैम किस तरह का क्वेश्चन आएगा यहाँ से? करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा। छोटा क्वेश्चन आएगा, हाँ, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। नाउ स्ट्रैटेजी का मतलब समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को? स्ट्रैटेजी तकनीक या प्लान करना, जिसमें माहिर हो तुम लोग। एग्जाम के लिए प्लान करते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, बट एक्चुअल में होता कुछ और है, रिजल्ट कुछ और होता है, नहीं होता है। जब आप लोग पढ़ते हो, टाइम टेबल बनाते हो, नॉर्मल सी बात है, वील स्पेंड 1.5 आवर फॉर दिस सब्जेक्ट, 1 आवर फॉर दिस सब्जेक्ट, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, ठीक है। प्लानिंग बहुत सॉलिड रहती है, बट एग्जीक्यूट कितना होता है? होता ही नहीं है, सिर्फ टाइम टेबल बनता है, वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाता है। वैसे ही यहां हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है आपके बिजनेस फील्ड में ही या किसी एक पर्टिकुलर निर्धारित स्तर पे या फील्ड पे ही हो। हर एस्पेक्ट में लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान करते हैं। द इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पॉइंट इज कि वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। समझ रहे हो जो हम बोलना चाह रहे हैं? मतलब द मेन थिंग इज
हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्चुअली इट वर्क आउट। ऐसे ही नहीं कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इमेज। पहली इंपॉर्टेंट बात, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इमेज। छवि है, एक छाप है कि कहां हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, सब लिखाएंगे, सब, टोटल। अभी सुनो, केवल एक ब्लूप्रिंट कहा गया है इसे। और कुछ बातें मैम, देखो स्ट्रैटेजी आप बनाते हो, प्लानिंग आप करते हो, मेरे को बताना क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है, फ्लॉलेस होती है, बिना किसी प्रकार की खामियां हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड विदाउट एनी मिस्टेक। क्या ऐसा होता है? इनकरेक्ट। अनुमान भी तो लगा रहे हो, अनुमान गलत भी हो जाता है। सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर होती है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, तब क्या करोगे? क्या स्ट्रैटेजी को ही ब्लेम कर सकते हो? आप फ्यूचर को मीट करने के लिए तैयार हो सकते हो, तैयारी कर सकते हो, बट मार्केट ऑल ऑफ अ सडन अगर चेंज हो गया, हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहोगे। यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान, अ सेकंड बेस्ट चॉइस, ये बोलना चाह रहे हैं। अभी तक जो हमने बातचीत की उसमें एक क्वेश्चन उभर के आया, स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट, फ्लॉलेस और विदाउट एनी मिस्टेक नहीं होती है, इसमें भी खामियां होती हैं। दूसरी बात, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। क्या हम कह सकते हैं इसको? ध्यान से सुनना मेरी बात को। स्ट्रैटेजी क्या एक सब्स्टिट्यूट है साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का? नहीं। अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट वही होता है जो अपनी समझ, सूझबूझ लगा करके जैसा माहौल है, जैसा एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से ढल जाए। ठीक है, हमने दो बातें अभी आपसे कही। पहली बात, अभी लिखना नहीं, हम सब लिखाएंगे, कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। दूसरी बात हमने क्या की? नो सब्स्टिट्यूट, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ठीक है, इन दोनों के ही ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने मार्क्स के मैम? अराउंड 2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पे भी पूछा हुआ है, इस पे भी पूछा हुआ है। स्टेटमेंट आपको दे देगा, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट है मैम, केवल करेक्ट लिखने से मार्क्स मिल जाएगा? नहीं, रीजनिंग देनी पड़ेगी। क्यों, किस लिए नहीं है? ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी को एक सब्स्टिट्यूट भी नहीं माना गया है ऑफ साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। आने वाले कल में हम आप लोगों से एक टर्म के बारे में बात करेंगे, SWOT एनालिसिस के बारे में, विच इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये होता क्या है, एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल स्कैनिंग होती है एनवायरनमेंट की, इंटरनल और एक्सटर्नल स्कैनिंग होती है। क्यों की जाती है? अनुमान लगाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जब तक आप एनवायरनमेंट की स्कैनिंग नहीं करोगे, आप अनुमान या प्लानिंग में पीछे रहोगे, तो आवश्यक है। नाउ एक और टर्म की हम बातचीत करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज, ध्यान से सुनना, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पार्टली प्रोएक्टिव
and partly reactive. Proactive, pro मतलब पहले से, beforehand, active मतलब alert रहना, reactive बाद में उस पे अपना रिएक्शन देना. तो इसका मतलब नहीं समझे मैम, इस पे भी क्वेश्चन आता है. तीसरा क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, सुनो केवल अभी. पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. आपने अपने बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनाई, प्लानिंग की, ऐसे ऐसे तरीके से काम करना है. काम चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मार्केट कंडीशन में कुछ चेंज आ रहा है विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो क्या आप उसी स्ट्रैटेजी को लेके बैठे रहोगे या विल यू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट? जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा तुमको उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा, वरना तुम पीछे रह जाओगे, कॉम्पिटिटर तुम्हारे आगे बढ़ जाएंगे, यू विल बी लैकिंग बिहाइंड. दैट इज अडॉप्टिव स्ट्रैटेजी. मतलब गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसके हिसाब से चलो. तुमने स्ट्रैटेजी बनाई, तुमने प्लानिंग की, बट नाउ व्हाट? इफ द सिचुएशन आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग सिचुएशन. फिर से बात कर रहे हैं, सब लिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा. स्ट्रैटेजी दिमाग में बैठा लो, सब यहीं से पढ़ के जाना है, घर जाके वैसे भी पढ़ते नहीं हो, ठीक है. नाउ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब प्लानिंग, रिगुलसली प्लानिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. स्ट्रैटेजी कोई रेस्ट्रिक्टेड किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में इसकी आवश्यकता हो रही है. बट अभी हम बिजनेस के पार्ट से बात कर रहे हैं. स्ट्रैटेजी एक अनुमान ही तो है, एजम्पशन ही तो है कि आने वाले कल में ऐसा होगा. तो क्या होता है? स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है. मैंने बोला इट कैन नेवर बी परफेक्ट. मिस्टेक होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी उसमें. ऑप्टिमल एकदम बेस्ट नहीं है, कोशिश पूरी करते हैं कि बेस्ट हो, कोई गलतियां ना हो, पूरा परफेक्ट हो. बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है या रियलिटी में अगर आप देखोगे तो क्या होता है? चीजें, सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर रहती हैं. तो ये बात है. दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगा देता है कि हम अपने तरीके से बेस्ट दें, बट इसे एक सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है. तीसरी बात, इट इज अ ब्लेंड ऑफ proactive and reactive situation. Strategy is partly proactive and partly reactive. ठीक है. क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना. Strategy is totally proactive in nature. Correct or incorrect? जब तक बोलोगे नहीं, अंदर का डर नहीं खत्म होगा, चीजों को लिखना पड़ेगा आपको. क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? करेक्ट है ना? स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव सिचुएशन. फिर से बात करते हैं. इट कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव नेचर. अब लिखिएगा. स्ट्रैटेजी refers to as long range blueprint of an organization's desired image. It is required in planning process in order to ensure facing of the future unforeseen circumstances. Next para. Strategy is, underline करना, strategy is no substitute for
sound comma alert comma responsible management, sound comma alert comma responsible management, अंडरलाइन करिएगा. नेक्स्ट लाइन, it can never be perfect comma flawless comma optimal. It can never be perfect comma flawless comma optimal. ये तो बात हुई, स्टेटमेंट आएगा. अब ये स्टेटमेंट अगर आता है तो आप आंसर कैसे लिखोगे? नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, strategy is based on assumptions, however situations may be out of expectation and control, on the basis of information and resources available, a presumption is made for the future. Although the reality may not be as expected. Environmental scanning, both internal as well as external, is essential. But the control over the same cannot be assured. ठीक है. अब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, बिना किसी मिस्टेक के, ऑप्टिमल है, इनकरेक्ट बोलोगे और उसके बाद ये रीजनिंग दोगे. जब तक आप रीजनिंग नहीं दोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे आपका आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट, राइट हो या ना हो, इट इज इररेलेवेंट. हाफ नंबर भले मिल जाएगा आपको. द मेन आंसर जो रीजनिंग आप दे रहे हो उस पर निर्भर होता है. ठीक है, ये तो बात ये हो गई. दोनों में से किसी भी के ऊपर भी अगर करेक्ट इनकरेक्ट आता है, यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन, और डिटेल्ड वे में आपको लिखना है. मैम कितने लाइन का या कैसे लिखना है, यही अराउंड 2 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट का अगर आ रहा है तो आपको पहले तो करेक्ट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद रीजन आपको 4-5 लाइन में लिखना है कि क्यों ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. ठीक, अब हम बातचीत करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाता कौन है? क्या लोअर लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाता है या मिडिल लेवल स्ट्रैटेजी बनाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन बनाता है? ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लेवल और द टॉप लेवल. आप यहां पे टॉप लेवल की बात नहीं करोगे, यू विल बी टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. कॉर्पोरेट मैनेजर लिखाएंगे, सब लिखाएंगे, एकदम हड़बड़ मच जाता है, कहीं छूट ना जाए, लिखाएंगे सब यही, हम कहीं नहीं जाएंगे बिना लिखाए. आई विल नॉट गो एनीवेयर. सुनो, जितना यहाँ पे रिटेन होगा उतना ज्यादा याद होगा. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, बिजनेस लेवल मैनेजर एंड थर्डली इज फंक्शनल लेवल मैनेजर. तो स्ट्रैटेजीज आर बेसिकली फ्रेम्ड बाय किसके द्वारा? कॉर्पोरेट लेवल द्वारा, मैनेजर्स द्वारा. उनका मेन काम क्या होता है? सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट इज देयर मेन रोल? पॉलिसी फ्रेमिंग. वो बैठ के एक्चुअली तो काम करते नहीं है, करवाते हैं. दे एक्ट एज अ लिंकेज
Write down. Strategies are framed by the corporate level managers तो इसका क्या मतलब है, फंक्शनल और बिजनेस लेवल मैनेजर अब वो लोग स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, वो लोग अपने स्तर पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मेजर जो डिसीजन होता है बिजनेस के ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, वो कॉर्पोरेट लेवल ही डिसीजन लेता है। बाकी वर्किंग ऑफ द यूनिट वो कौन काम करता है, वो जो उस डिपार्टमेंट या डिवीजन का इंचार्ज होगा वो उसकी देखरेख करेगा। लिखिएगा, हाउएवर business level and functional level managers indulge into strategic planning at their level with regard to the product, quality, promotion, marketing, with regard to the product, quality, promotion, marketing, customer satisfaction. ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, स्ट्रैटेजी इज partly proactive and partly reactive। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। हम लोगों ने बात की, डिस्कशन किया। प्रो मतलब बिफोर हैंड, एक्टिव मतलब एक्टिंग इन एडवांस, ठीक है, अलर्ट इन एडवांस। रिएक्टिव बाद में अपना रिएक्शन देना या बाद में उस सिचुएशन के हिसाब से ढलना। तो क्या हम कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी जो बनती है इट इज अ मिक्सचर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव डिसीजन। लिखिएगा, proactive means acting in advance. Proactive means acting in advance, whereas reactive means reacting to the present scenario. Reacting to the present scenario. Future is uncertain. It can only be anticipated. It can only be anticipated. Strategies which are framed keeping in mind the unforeseen external environmental factors. However, situations may be beyond control. In such a circumstance, adopting the
present situation would be beneficial. Adopting the present situation would be beneficial and hence referred to as adaptive strategy, and hence referred to as adaptive strategy. Strategy is a mere assumption. Strategy is a mere assumption based on the facts available. However, things happen which cannot be fully anticipated. However, things happen which cannot be fully anticipated and planned. In such a case, opting for the second best alternative would be feasible. ठीक है? अपने लोगों को यहां से 3 क्वेश्चन मिला. पहला क्वेश्चन क्या मिला? स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती, फ्लॉलेस नहीं होती, ऑप्टिमल नहीं होती. लिख लोगे इसके ऊपर आंसर. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन क्या मिला? स्ट्रैटेजी इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट. ठीक. तीसरा क्वेश्चन क्या मिला अपने को? स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड या मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. मतलब अगर एग्जाम में बोलेगा कि स्ट्रैटेजी केवल रिएक्टिव होती है या स्ट्रैटेजी केवल प्रोएक्टिव होती है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है. दोनों का कॉम्बिनेशन है. तैयारी करते हैं अपने लोग, प्रोएक्टिव होते हैं कि कल को क्या होगा उसको फेस करेंगे, बट अगर सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल है तो क्या करते हैं? रिएक्टिव बन जाते हैं. ठीक है. नाउ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिखिएगा. कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. यहां पे हम बातचीत करेंगे. यहां से भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. नाउ क्वेश्चन यहां से भी आता है. मैम कैसा क्वेश्चन आ सकता है? 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. मैम करेक्ट इनकरेक्ट भी है. हाँ, इसी में एक पार्ट है जिससे करेक्ट इनकरेक्ट भी पूछा जाता है. पहले जान लेते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में. स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल लुकिंग इनटू अकाउंट वेदर द सेम इज एग्जीक्यूटेड और नॉट. बहुत ध्यान से देखना. डेवलपमेंट ऑफ या मिशन कह सकते हो, मिशन स्टेटमेंट. आने वाले चैप्टर में इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे. फिलहाल बात करते हैं मिशन. मिशन का मतलब समझते हो? कुछ मकसद. आई हैव अ मिशन. इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मिशन का मतलब क्या हुआ? हम आज किस स्थिति पे हैं, आने वाले कल में हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं. ये रोल होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजर का. जब तक हमको यही नहीं पता है कि हमको क्या करना है, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट तो बाद की बात है. हम किस बिजनेस में हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दैट इज एसेंशियल. उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव की. वेदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई बिजनेस इज प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट. पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं. फॉर्मुलेट का मतलब समझते हो? बनाना, मेकिंग,
कई बार यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। फॉर्मुलेशन तो हो जाता है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन, इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाता है। कंट्रोलिंग बहुत एसेंशियल है। हम लोग बातें करेंगे आगे फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में भी, उनके डिफरेंस के बारे में ही। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? एक ओवरऑल मैनेजरियल प्रोसेस होता है जहां पे सबसे पहले मिशन को डिसाइड करते हैं, कहां पे हम हैं और अपने आप को कहां विजुअलाइज करते हैं। हाँ, where we are and where we want to go. Objective, whether my objective is profit or non-profit. B, policy formulation, making of the policy, inception of the policy, policy implementation, whether the policy as framed is implemented or not. Controlling, नियंत्रण रखना उसके ऊपर। इसके ऊपर भी एक करेक्ट इनकरेक्ट आया हुआ है। Strategic management is a bundle of tricks and magic. क्या ये एक पिटारा है जादू का? कोई भी पिटारा नहीं होता है जादू का। तुमको तुम्हारा मकसद पता है, ऑब्जेक्टिव पता है, कहीं ना कहीं लूप होल होता ही होता है। पॉलिसी बनाया बट वैसी इंप्लीमेंट नहीं हुई। कई एरियाज या अरीना होते हैं जहां पे लूप होल्स या बॉटलनेक या हर्डल्स होते ही हैं। हो सकता है कंट्रोलिंग में दिक्कत हो गई, हो सकता है पॉलिसी एज फॉर्मुलेटेड इज नॉट इंप्लीमेंटेड, हो सकता है यू हैव डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर मिशन। तो देयर इज नथिंग एज सच बंडल ऑफ ट्रिक और मैजिक, कोई भी जादू नहीं होता है। ठीक है, ये तो बात हुई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। इसका कई एडवांटेज होता है, बट ऑब्वियस सी बात है जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। पहले अपने लोग एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो समझ में आ गया कि एक मैनेजरियल प्रोसेस होता है जो कि इन सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करता है। याद नहीं भी हो रहा है तो चीज़ों को समझो, याद मत करने की कोशिश करो। रटी रटाई बातें एग्जाम में नहीं लिख पाओगे एज कंपेयर्ड जितनी बातों को समझ पाओगे। ठीक है, चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। कहीं भी एग्जाम में नहीं लिखा यू हैव टू राइट बुक लैंग्वेज, देयर इज नथिंग एज सच प्रिस्क्राइब्ड दैट यू गॉट टू राइट बुक लैंग्वेज और बुकिश लैंग्वेज। चीज़ों को समझ के आप अपने तरीके से लिख रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, अपने तरीके से जो रेलिवेंट है वही लिखना, कुछ और कहानी लिख दोगे तो दैट विल नॉट गिव यू मार्क्स। नाउ अब लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। एक मैनेजरियल प्रोसेस होता है जहां पे क्या होता है, हम एक मिशन बनाते हैं बिजनेस का, कहाँ है और कहाँ अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें कैसे पॉलिसी बनानी है, साथ ही साथ बनी हुई इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, और उस पर एक नियंत्रण रखना। नाउ कोई ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। अब एडवांटेज क्या होगा, कोई हमको बता सकता है? लॉन्ग रेंज में बिजनेस को एडवांटेज मिलता है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एडवांटेज मिलता है? क्योंकि देखो, मिशन या मकसद साल भर, 6 महीना या 2 साल का तो नहीं होगा, साल दर साल का होगा, बढ़ोतरी की ओर, ग्रोथ की ओर। ऑब्जेक्टिव हमारा चलता चला आएगा, आने वाले कल में हमें मदद मिलेगी। और क्या बेनिफिट हो सकता है मैम? हमें बिजनेस एक्सपेंशन करने में, हमें बिजनेस ग्रोथ करने में मददगार होता है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और क्या एडवांटेज मिलता है मैम? हमें ना फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि मतलब कैसे हम आने वाले कल में अपने हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। चीज़ों के बारे में जानकारी है, मार्केट के बारे में अनुमान है, अनुमान लगाया है तब अनुमान है। तो अगर सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल है, वी कैन बी फ्लेक्सिबल। और कोई बात, कोर कंपिटेंसी देता है। कोर कंपिटेंसी, ये भी एक टर्म है जो हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। कोर कंपिटेंसी मतलब आपकी एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कि आपको बाकियों से अलग करती है। सिंपल सी बात लेते हैं, आपका कोर्स है, यू हैव 7 पेपर्स, यू हैव अ कोर कंपिटेंसी इन वन ऑफ योर सब्जेक्ट, मतलब बहुत होल्ड है, बहुत स्ट्रांग है, जो बाकियों की नहीं है या बाकी के पेपर में आपकी नहीं है। सिमिलरली बिजनेस का एक कोर कंपिटेंसी एरिया होता है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो, कोई भी हो सकता है जिसमें मतलब वो माहिर है।
It gives a core competency benefit to the organization. मैम ये तो एडवांटेज की बात हुई, डिसएडवांटेज, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है, समय तो लगेगा, पैसा भी तो लगेगा, एक्सपर्ट को हायर करोगे, बनाओगे जो इन डिटेल वे में काम करें, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली मेथड। हाउएवर टर्म्स या सिचुएशन जब ऐसी होती है जब आपको चेंज करना पड़ता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, भूल जाओ, फिर से मेरे से बातचीत करो। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, चीजों को तोड़ तोड़ के समझो, मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल मैनेजरियल प्रोसेस। जोड़ के या इकट्ठा बात करें तो मैनेजरियल प्रोसेस जो कि मिशन को डिफाइन करता है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या पॉलिसी बनेगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक, नेक्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट फोन आया है। नेक्स्टली ये कोई भी बंडल नहीं है मैजिक का, ट्रिक्स का, ठीक है। नथिंग इज अ प्योर मैजिक और ट्रिक, इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड एनालिसिस, सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल प्लानिंग है ये। ठीक, हमने फिर बात की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। दृष्टिकोण दिखाता है, लॉन्गेटिविटी फ्यूचर के लिए बेनिफिटेड है, एक्सपेंशन में मददगार है, कोर कॉम्पिटेंसी एरिया में मददगार होता है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, साथ ही साथ सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। लिखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस that takes into account the mission and vision, the mission and vision mission and vision objective, mission and vision objective, पॉइंट नंबर 1 ही है, ऑब्जेक्टिव में हम दूसरी पे आएंगे पॉइंट में। मतलब हम अपने आप को कहां विजुअलाइज कर रहे हैं और मेरा क्या मकसद है। सेकेंडली उसी में कंटिन्यूएशन में डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्टली पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, policy implementation, policy implementation, and finally controlling, that is making the corrective changes, controlling में ही that is making the corrective changes if required, next line underline करिएगा, strategic management is bundle of tricks and magic, strategic management is bundle of tricks and magic, क्वेश्चन मार्क देना उसके बगल में। क्या ये बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक है? लिखिएगा, इट इज नॉट अ बंडल ऑफ, इट इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक, however it involves systematic and analytical thinking, although the situation
may be beyond control, may be beyond control. It involves a strong planning and visionary skill, a strong planning and visionary skill. visionary skill यानी कि अपने आप को विजुअलाइज करना, हम अपने आप को कहां देख रहे हैं. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. advantages or benefits of strategic management. Roman 1 gives a direction to the company, gives a direction to the company. Roman 2 helpful for the growth and expansion. Roman 3 helps in building up of future. Roman 4 provides longevity of the business, provides longevity of the business. Longevity, चलता चले, मेहनत जो कर रहे हैं वो आगे साल दर साल हमें दिखे. नेक्स्ट लाइन, it helps the organization, next Roman, it helps the organization to be proactive and ready to face the future circumstances, future circumstances. नेक्स्ट पैरा में लिखिएगा, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. क्या डिसएडवांटेज अपने लोगों ने बात की थी? टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसके हिसाब से आपको एडहर करना पड़ेगा. लिखिएगा, रोमन 1, इट इज अ time consuming phenomena, it is a time consuming phenomena. Roman 2, it is a costly process, it is a costly process. A lot of expenses is required for the strategic planners, for the strategic planners. Roman 3, environment is complex, environment is complex, that is changing, that is changing. ये तो बात मैंने लिखा दी. अब याद करने के लिए कुछ चीजों को हाईलाइट करो जो कि तुम पढ़ोगे ना, तुमको केवल वो टर्म याद होगा तो चलेगा. एडवांटेजेस में पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? डायरेक्शन टू द कंपनी, अंडरलाइन करना डायरेक्शन को. दूसरा पॉइंट क्या लिखा? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को अंडरलाइन करना. तीसरा पॉइंट क्या लिखा? बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर. Fourthly, longevity. और पॉइंट प्रोएक्टिव. चीजें आसान हो रही है धीरे धीरे. यही 5 शब्द याद हो जाएंगे, इसके ऊपर डिटेल में नहीं लिख पाओगे. अब बैठ के रटना नहीं है. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, रात हो जाएगी रात.
पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हो सकता है क्वेश्चन आए भी नहीं। चीजों को स्मार्ट वे में पढ़ना है, खाली पढ़ते नहीं जाना है, क्या पढ़ रहे कैसे पढ़ रहे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डिसएडवांटेजेस में अंडरलाइन करना, टाइम कंज्यूमिंग को, नेक्स्टली कॉस्टली को, नेक्स्टली इन्वायरमेंट और कॉम्प्लेक्स को, इन्वायरमेंट एंड कॉम्प्लेक्स दोनों चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा strategic levels in an organization. Strategic levels in an ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने कौन कौन से लेवल के बारे में बात की? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। अब टॉप, मिडिल और बॉटम से उभर के आओ, बड़े हो गए हो, ठीक है, वुड बी परस्यूइंग योर सीए। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। नाउ 3 भागों में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। बात करें तो वही बात है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ही है। नाउ कॉर्पोरेट लेवल कंप्राइजेस ऑफ सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या काम होता है इनका? पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, कॉर्पोरेट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। बेसिकली कॉर्पोरेट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या होता है? मेजर और अहम डिसीजन जो होता है, मेरे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, किसी के साथ हमको मेजर पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना है, जॉइंट वेंचर करना है, या कोई और मर्जर करना है, अमालगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, ये डिसीजन यही लेंगे। डाइवेस्टमेंट के बारे में कभी सुना है? केवल नए प्रोडक्ट को ही डाइवेस्टमेंट नहीं कह सकते, अपने एरिया से हटके कुछ करना जो अभी तक करके आए हो। कई बार क्या होता है पता है, मेरा कोई वेंचर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई वेंचर है, वो उतना प्रॉफिट, उतना मुनाफा नहीं दे रहा है जितना मेरे को मिलना चाहिए। हम अपना हाथ उस वेंचर से खींच लेंगे, नुकसान तो करेंगे नहीं। आदमी बिजनेस करता है, इंसान बिजनेस करता है किस लिए? एक्सपेंशन के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इफ द पर्टिकुलर यूनिट इज नॉट प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट रिटर्न, आई वुड टेक अवे द अमाउंट और द इन्वेस्टमेंट, क्लोज डाउन इट। अब तो पैसा लग चुका है, अब तो उसे बंद कर देना ही ज्यादा बुद्धिमानी होगी, या तो उससे लॉस मेकिंग कंटिन्यू करो। ये सारे डिसीजन ये लेते हैं। इनका क्या काम होता है? जो जो पॉलिसी इन्होंने बनाई वो फर्दर देखते हैं आगे वाली चेन उसे फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। यहां पे एक टर्म पढ़ेंगे एसबीयू के बारे में, एक बहुत बड़ा टर्म है ये। आने वाले कल में इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन पड़ता है, विल डिस्कस अबाउट इट। एसबीयू के बारे में फिलहाल मतलब जानते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। आप कई तरह के प्रोडक्ट रेंज में डील कर रहे हो। इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट और अ यूनिट सेपरेट फ्रॉम योर बिजनेस, सेपरेट, वी वर टॉकिंग अबाउट एसबीयू। एसबीयू का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई तरह के प्रोडक्ट में डील करती है, ए बी सी डी। चारों को इकट्ठा मैनेज करना ज्यादा दिक्कत होगा एज कंपेयर्ड आप हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग मैनेजर अपॉइंट करो एंड ट्रीट द बिजनेस एज डिफरेंट। मतलब है चारों आप ही का, 4 प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, बट चारों को आपने अलग अलग मैनेजर के सुपुर्द कर दिया है कि भाई आप उसकी देखरेख करो। सेपरेट मैनेजर फॉर प्रोडक्ट ए, सेपरेट फॉर बी,
सेपरेट फॉर सी, सेपरेट फॉर डी। क्या फायदा होगा इससे मैम? देख रेख कंट्रोलिंग ज्यादा अच्छी होगी कि नहीं? उस पर्टिकुलर यूनिट की जवाबदारी उस मैनेजर के पास जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस प्रॉफिटेबिलिटी उस यूनिट के लिए कि नहीं? एज कंपेयर अगर आप चारों यूनिट को देख रहे हो जिसमें कि दो आपको प्रॉफिट दे रहा है, दो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो वो एक एसबीओ होता है, वेयर अ सेपरेट मैनेजर इज अपॉइंटेड फॉर डीलिंग और ट्रीटिंग द प्रोडक्ट एज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस लेवल की हमने बात की, ये कंप्राइज करता है डिविजनल मैनेजर्स की, जो कि एक लिंकेज बैठाते हैं पॉलिसी जो कि कॉर्पोरेट लेवल बनाता है, उसको फर्दर कैसे डेलीगेट करना हो। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स सबसे क्लोज कस्टमर के कौन होता है? कॉर्पोरेट लेवल। हाँ, कॉर्पोरेट लेवल होता है क्लोज। कॉर्पोरेट लेवल तो पॉलिसी बना के बैठ गया, फंक्शनल लेवल, फंक्शनल मैनेजर जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट बना करके कस्टमर तक पहुंचा रहा है, फीडबैक रिसीव कर रहा है, उसको वो कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचाता है। ध्यान से सुनना, सब चीज में सर नहीं हिलना चाहिए। फंक्शनल लेवल मैनेजर का क्या काम होता है? दे आर क्लोज टू द कस्टमर, दे प्रोवाइड अ फीडबैक कि कहां कहां क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसे किस रूप में ठीक किया जा सकता है। वो फीडबैक बिजनेस लेवल और फाइनली कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचता है। फिर से बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक लेवल, मेरे साथ बोलना, कितने लेवल्स हैं? नाम क्या है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में कौन रहता है, या हु कंप्राइजेस ऑफ कॉर्पोरेट लेवल? सीईओ एंड डायरेक्टर्स। बिजनेस लेवल में डिविजनल मैनेजर्स, फंक्शनल लेवल में फंक्शनल मैनेजर्स। हु आर क्लोज टू द कस्टमर? फंक्शनल लेवल। एक्सपेंशन का, मर्जर का डिसीजन कौन लेता है? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिंकेज बैठाता है? बिजनेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लिखिएगा, स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से टैबुलर प्रेजेंटेशन देके कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के नीचे लिखिएगा मेनली कंप्राइजेस ऑफ CEO, board of directors, CEO, board of directors and other senior executive The major role of corporate level managers, the major role of corporate level managers is involved in strategic decision making. Indulging उसी में कॉर्पोरेट लेवल में ही indulging into major amalgamation, merger, strategic partnership and other joint ventures are basically dealt by the corporate level managers, corporate level managers. बिजनेस लेवल के नीचे लिखिएगा it comprises of divisional managers. It acts as a linkage
it acts as a linkage with regard to the policies which are framed at the corporate level, ensuring the implementation at the lower levels. फंक्शनल लेवल के नीचे लिखिएगा it comprises of functional managers. Who are closely in contact with the customer and provide as a feedback with regard to the changes which are essential at the corporate level with regard to the either product, quality, or any other requirement. नेक्स्ट लाइन में लिखना, कॉमन लाइन है, कंट्रोल सिस्टम runs parallel in all the levels. In an organization. इसका मतलब मेरे को कोई बता सकता है? कंट्रोलिंग की जरूरत हर स्तर पे है कि नहीं है? कॉर्पोरेट स्तर पे क्या कंट्रोलिंग की जरूरत है? पॉलिसी जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल में बिजनेस लेवल को समझा पा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं? बिजनेस लेवल में क्या है, दोनों के बीच में जो तालमेल है, इन्होंने जो बनाया पॉलिसी वो ये एक्चुअली काम कर पाएंगे कि नहीं वो देखना। इनका क्या काम है? अच्छे से कस्टमर को रिक्वायरमेंट जो है उसकी सेटिस्फाई करे, केटर टू द नीड्स करे और इन केस ऑफ एनी फीडबैक रिक्वायर्ड उसको भी ये पूरा करे। तो कंट्रोल की आवश्यकता तो हर लेवल पे है, हर स्तर पे है। चौथा, करेक्ट इनकरेक्ट, कंट्रोल सिस्टम रन्स पैरेलल इन ऑल द लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन अपने आप तुम्हारे सामने आता जाएगा। नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस, यहीं से पूछेगा। आकाशवाणी नहीं होती एग्जामिनर के पास कि आज ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। एवरीथिंग वुड कम फ्रॉम द सिलेबस, राइट। ये तो बात हुई अपने लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन की। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। लेवल्स, 3 लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ऐसे पढ़ो कि घर जाके नहीं पढ़ना है। कॉर्पोरेट लेवल सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज करते हैं। मेन काम क्या होता है? मेजर रोल अमालगमेशन का डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, प्लानिंग का, जॉइंट वेंचर का वो। बिजनेस लेवल डिविजनल मैनेजर तालमेल बैठाते हैं कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो एक्चुअली इन तक पहुंचे और ये उसे काम करे।
फंक्शनल लेवल मैनेजर्स या फंक्शनल मैनेजर्स सबसे क्लोज होते हैं कस्टमर के, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, कुछ अगर दिक्कतें खामियां हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या कंट्रोल सिस्टम तीनों लेवल में चाहिए रहता है कि नहीं? कंट्रोल सिस्टम रन्स पैरेलल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन या ऑल द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल चाहिए रहता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, द फाइनल हेडिंग ऑफ द चैप्टर, दैट इज strategic management in profit and non-profit organization. Strategic management is in profit and non-profit organization या not for profit organization. मेरे को एक बात बताना, बिजनेस का दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट। पैसा कमाएंगे या तो नहीं कमाएंगे। नहीं कमाएंगे एज इन क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट कर देंगे, उसी की बढ़ोतरी के लिए रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेंगे शेयर होल्डर्स को। क्या स्ट्रैटेजी केवल प्रॉफिट जिनका मकसद होता है उन्हीं के लिए आवश्यक है? बिल्कुल अ बिग नो। चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, रिसोर्सेस को तो यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, उसी से डेवलपमेंट करेगा, भले वो रिटर्न ना बांटे, भले वो रिटर्न इन्वेस्टर्स को ना बांटे, इट प्लाउ बैक द प्रॉफिट, इट प्लाउ बैक द प्रॉफिट, बट स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर हुआ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, स्ट्रैटेजी तो आवश्यक है भाई, दोनों में ही। अब आते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बातें करते हैं जहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने एक रोल प्ले किया है या आवश्यक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। मैम वहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का या स्ट्रैटेजी का क्या रोल है? बिल्कुल बहुत आवश्यक रोल है बेटा। कई इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, पढ़ रहे हो आप, यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीट एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, वो एट द एंड या कंप्लीशन में आपको अश्योर्ड जॉब गारंटी करती हैं। कैसे करती हैं? कंपनी से टाई अप करके। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है कि भाई आपको तो फायदा हो गई होगा, साथ ही साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहा है मेरे यहाँ, उसको भी ये फ्यूचर उसका सिक्योर है, पढ़ते ही नौकरी मिल रही है, पढ़ाई खत्म, कोर्स खत्म, नौकरी मिल रही है। ये स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। और कई जगह आप ये चीज देखोगे, बाय द टाइम यू कंप्लीट योर कोर्सेज यू विल गेट अ श्योर शॉर्ट जॉब। सीए करने के बाद ही मिलेगा, पढ़ते पढ़ते सीए नहीं, वो तो जब तक डिग्री हाथ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सीए इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट, मतलब अपने में ही एक नाम है। हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, जो कि कोर्सेज ऐसे ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को कि बाय द टाइम दे हैव अ टाई अप विद द कंपनीज सो दैट द टाइम यू एंड अप योर कोर्स यू वुड बी गारंटीड अ सिक्योर्ड जॉब। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ ही साथ हॉस्पिटल्स वगैरह का भी टाई अप्स रहता है। इट हैज बिकम अ मियर बिजनेस, बिल्कुल बट ऑब्वियस सी बात है। पेशेंट को घर से अस्पताल तक ले जाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध, आपको टेस्टिंग कराने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। किसी भी पैथोलॉजी वाले को फोन करो, दे वुड कम अप टू यू, घर पे आएगा, सैंपल लेके जाएगा, टेस्टिंग का रिपोर्ट दे करके जाएगा। वो समय अब रहा नहीं। हॉस्पिटल्स भी कई तरह का सेटअप या टाई अप किया हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस वगैरह को ही ले लो, चाहे वो अदर मेडिकल फैसिलिटीज को ही ले लो। कई हॉस्पिटल्स में अंदर ही मेडिकल आउटलेट रहता है, स्टोर रहता है, यू हैव टू टेक द मेडिसिन फ्रॉम देयर। कई डॉक्टर्स रहते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको इसी हॉस्पिटल में जाके होना पड़ेगा एडमिट। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये सारा एक टाई अप बना हुआ है।
ये सब का एक दूसरे से लिंकेज बैठा हुआ है, भाई तुम भी कमाओ हम भी कमाएं, दोनों कमाते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बट अ स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग। द मोमेंट द डॉक्टर रेकमेंड्स टू योर पर्टिकुलर हॉस्पिटल, ही हैज अ सर्टेन परसेंटेज ओवर देयर। जितनी ट्रीटमेंट्स वगैरह करेगा, जितना टेस्टिंग वगैरह होगा, हॉस्पिटल को बेनिफिट होगा, तो भाई बट ऑब्वियस सी बात है उससे भी होगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर वो कंपनियों के साथ टाई अप करके रखा है तो उसका भी कुछ ना कुछ फायदा तो जुड़ा होगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे भी जुड़ा रहता है। वहां पे आप ये कह सकते हो मेरिट बेसिस पे होता है काम। कई जगह पे क्या होता है पता है, इन्फ्लुएंस जो होता था या पावर जो होता था वो देखा गया था, बट धीरे धीरे वो फेड अवे हो रहा है। अब क्या हो रहा है, वहां पे लोगों को अनुमति है वो डिसीजन मेकिंग में अपना भाग ले सके। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं। आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से जनरल क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट केवल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होता है? नहीं, दोनों के लिए आवश्यक है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन स्ट्रैटेजिकली और ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो तुम्हारा हॉस्पिटल्स वगैरह हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो। लिखिएगा, strategy is not only restricted to, strategy is not only restricted to commercial or profit making organization, commercial or profit making organization. Although the objective of non-profit organization, although the objective of non-profit organization is not to earn profit, but utilization of resources is required, and hence strategic management is essential, and hence strategic management is essential for both profit as well as not for profit organization, for both profit as well as not for profit organization. नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, they are using strategic management concept, they are using strategic management concept more frequently. There have been a drastic change. There have been a drastic change in the educational institutional level. In the educational institutional level, they have collaborated. किसके साथ collaborate कर रहे हैं? Industries के साथ. They have collaborated with industries in order to offer or deliver education to make graduates more employable, to make graduates more employable. इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फायदा तो है ही, इंडस्ट्री का फायदा है ही, साथ ही साथ जो ग्रेजुएट पास होके हो रहे हैं उनको भी तो जमी जमाई नौकरी मिल रही है। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक अच्छे स्तर पे या कह सकते हो कि रोल है। रोमन 2 या नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन।
Hospitals are creating. Hospitals are creating advancement in the level of services offered. Either with regard to the testing services or further services in order to bring the patient to the hospital. They indulge into forward and backward integration. They indulge into forward and backward integration. यहाँ पे एक बात समझाना चाहेंगे हम तुमको, ये टर्म जो मैंने यूज किया इसका मतलब क्या होता है ये भी जानो. फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन. फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे. आप जब स्ट्रैटेजिकली इस चेन में हो ना, आपके एक स्टेप अहेड इज फॉरवर्ड एंड अ स्टेप बैक इज बैकवर्ड. हॉस्पिटल के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, अब आगे का काम क्या होगा? टेस्टिंग वगैरह होगा, वो सारे काम होगा. बैकवर्ड स्टेप क्या हुआ? जब तक पेशेंट को आप हॉस्पिटल नहीं लाते हो, एम्बुलेंस सर्विस, ये सारी सर्विसेज. वैसे ही बिजनेस लाइन में ही हम आपसे आगे बातचीत करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में. जैसे कि मटेरियल होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, वो सब तो एक चेन है जो कि पहले आपको चाहिए रहती है बैकवर्ड, और आगे क्या होता है उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ये तो फॉरवर्ड स्टेप है ना. एंड द बैकवर्ड इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ द सेम. सिमिलरली अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करो, हॉस्पिटल में पेशेंट आ जाता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग और बाकी सारे काम होते हैं, बट द बैकवर्ड स्टेप इज ब्रिंगिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. वहां से टाई अप होना. बैकवर्ड मतलब एम्बुलेंस सर्विसेज, बाकी की सर्विसेज, वो जिसके तहत पेशेंट आपके हॉस्पिटल तक आता है. फॉरवर्ड मतलब आगे की सर्विसेज जो कि आप करते हो, फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट जो कि आप देते हो, दैट इज योर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. ठीक है. रोमन नेक्स्ट लिखिएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट. ठीक है. This brings us to the end of the chapter. Before I complete it, let's give a quick recapitulation of जो हमने आज पढ़ा. ठीक है, मेरे साथ साथ अब बोलने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना. सबसे पहले हमने स्टार्टअप किया था बिजनेस पॉलिसी के बारे में. बिजनेस पॉलिसी का केवल मतलब जानना है, याद नहीं करना है. बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए हमें बिजनेस पॉलिसी की जानकारी होनी चाहिए. केवल एग्जीक्यूटिव को नहीं, प्रोफेशनल को भी होनी चाहिए. लॉन्ग रेंज प्लानिंग की जगह स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ने ले ली है. याद आया? ठीक. कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने अगर बातचीत की तो हमने क्या देखा था? हम लोगों ने जाना था कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग वाले स्टेप को, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग वाली चीज़ों को, और मैन पावर, मनी और मशीनरी को यूज़ करना या इस्तेमाल करना. ये टर्म है मैनेजमेंट का. ये भी केवल हमको जानना है. यहाँ से हमारा मेन चीज़ें स्टार्टअप हुई. कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी के बारे में. स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, तकनीक बनाना, केवल एक स्तर पे, एक फील्ड पे नहीं, कई स्तर पे, कई फील्ड पे. क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है, फ्लॉलेस होती है? नहीं. क्या स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट है साउंड, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का? ठीक. क्या स्ट्रैटेजी केवल प्रोएक्टिव होती है? तो क्या होती है? प्रोएक्टिव एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव. चीजों को याद करने की कोशिश करो. हमने बात की कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में. क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बंडल ऑफ ट्रिक्स और मैजिक है? नहीं है. हम लोगों ने यहाँ पे बात की विजन, मिशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल के बारे में. हमने बात की एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में, लॉन्गेटिविटी, फ्यूचर, कोर कॉम्पिटेंसी, और आगे बढ़ने के लिए हमें कैसे प्रोएक्टिव होना है. डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली,
environment is complex. Levels, corporate, business, functional level. ठीक, क्या कंट्रोल सिस्टम तीनों लेवल्स में काम करता है, ऑपरेट करता है? बिल्कुल करता है. ठीक, हमने बात की स्ट्रैटेजी फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मेरे को बताना क्या स्ट्रैटेजी केवल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही लागू होती है या उन्हीं के लिए रेलिवेंट है? दोनों के लिए लागू है. नॉन प्रॉफिट के लिए क्यों लागू है? भले प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ना हो, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, कैसे प्लान्ड वे में काम करना है, उसके लिए हमें आवश्यक होता है इसे जानना. ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स ऑल.